दोस्तों, चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अब आयरन ओर को नया हथियार बना रहा है। पहले वह रेयर अर्थ मिनरल्स पर दुनिया को दबाव में रखता था, अब वही रणनीति आयरन ओर में भी अपनाई जा रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर खरीदार है। पिछले साल उसने लगभग 134 बिलियन डॉलर का आयरन ओर इंपोर्ट किया, जबकि उसका एक्सपोर्ट सिर्फ 2.94 बिलियन डॉलर का था, यानी पूरा बाजार उसकी मांग पर चलता है। इसी ताकत का फायदा उठाकर चीन अब आयरन ओर की पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि अपने चीनी युआन में करना चाहता है। उसका लक्ष्य साफ है, दुनिया में डॉलर की पकड़ ढीली करना और युआन को ग्लोबल करेंसी बनाना। चीन के सबसे बड़े सप्लायर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है, जिसमें ब्राजील खुद ब्रिक्स का सदस्य है। चीन इन देशों पर दबाव बना रहा है कि आयरन ओर की कीमतें और भुगतान दोनों उसकी शर्तों पर तय किए जाएं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल इसी वजह से अटका हुआ है, क्योंकि चीन चाहता है कि पेमेंट सिर्फ युआन में हो, लेकिन सप्लायर देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के मार्केट सोर्स के अनुसार चीन सिर्फ आयरन और ही नहीं बल्कि धीरे धीरे हर बड़े ट्रेड में युआन को आगे बढ़ाना चाहता है। यानी आने वाले समय में चीन ट्रेड की दुनिया को अपने हिसाब से सेट करना चाहता है। चीन की इस रणनीति का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन पहले भी ऐसा कर चुका है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए थे तो चीन ने तुरंत अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था। इससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ और ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर जाना पड़ा। यही पावर चीन आयरन ओर के मामले में भी रखता है। अगर कोई देश उसकी शर्त नहीं मानेगा तो चीन सीधा खरीद बंद करके उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश चीन की इस चाल से चिंतित है। अब बात करते हैं यूरोप की सबसे चौंकाने वाली घटना की। जर्मनी के मुख्य विपक्षी पार्टी AfD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने खुलकर ब्रिक्स के साथ सहयोग में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। AfD के सांसद जार्गो उर्बन और स्टेफन कोट्रो रूस के सोची शहर में एक बड़े सम्मेलन में पहुंचे, जहां दुनिया के कई ब्रिक्स प्रतिनिधि मौजूद थे। यहां उन्होंने ऊर्जा सहयोग पर लंबी बातचीत की। AfD का कहना है कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है, यानी शक्ति सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे में जर्मनी को अभी से ब्रिक्स देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए ताकि भविष्य में उसका नुकसान ना हो। AfD नेताओं ने कहा है कि जर्मनी को ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाशने चाहिए। रूस से गैस सप्लाई रुकने के बाद जर्मनी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। AfD को लगता है कि ब्रिक्स और रूस के साथ रिश्ते बेहतर होंगे तो जर्मनी को सस्ती और स्थिर ऊर्जा मिल सकती है। इसी सोच के साथ वे ब्रिक्स देशों और रूस के शीर्ष अधिकारियों से मिलना चाहते थे। उनकी रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से मीटिंग भी तय थी, लेकिन जर्मनी में उठते विवाद के कारण आखिरी समय पर यह मीटिंग रद्द कर दी गई। जर्मनी में AfD की इस ब्रिक्स मुलाकात पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। कई जर्मन नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि AfD रूस को संवेदनशील जानकारी दे रही है। कुछ ने तो ये भी कहा कि AfD सदस्यों ने सैन्य स्तर की सूचनाएं लीक की है, जिससे जर्मनी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि AfD ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि वह सिर्फ जर्मनी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नए ऑप्शन तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया बदल रही है तो जर्मनी को भी नए दोस्त बनाने होंगे। ये सिर्फ कूटनीतिक बातचीत है, ना कि जानकारी लीक करना। अगर दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर साफ दिखाई देती है। एक तरफ चीन पूरी दुनिया को अपनी मुद्रा युआन में ट्रेड करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यूरोप का एक बड़ा राजनीतिक दल ब्रिक्स की तरफ झुकाव दिखा रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया का आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बदल रहा है। डॉलर का दबदबा पहले जैसा नहीं रहेगा और आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों का प्रभाव काफी बढ़ सकता है। खासकर चीन की रणनीति अगर सफल हुई तो युआन दुनिया की बड़ी ट्रेड करेंसी बन सकता है। अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री SCO की बैठक के लिए रूस के दौरे पर गए थे। उस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि हमें अपनी लोकल करेंसी में व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। रूस इस समय अपना 90% से ज्यादा व्यापार लोकल करेंसी में ही कर रहा है। इसका मतलब है कि न सिर्फ चीन बल्कि ब्रिक्स के बाकी सदस्य देश भी अब तेजी से डॉलर पर से निर्भरता को घटा रहे हैं और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर है। ये विवाद अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। हमने आपको इसके ऊपर
खबर दी थी कि किस तरह से तुर्की की वजह से ये हेलीकॉप्टर भारत नहीं आ पाए। लेकिन अब इसमें एक और थ्योरी निकलकर सामने आई है, चलिए इसको भी समझते हैं। दरअसल भारत को मिलने वाले 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तय समय पर आने ही वाले थे, लेकिन आखिरी पल में तुर्की ने ओवरफ्लाइट परमिशन देने से मना कर दिया। इससे पूरा प्लान उलट गया और हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा विशाल एनाटोनोव AN-124 कार्गो विमान बीच रास्ते से लौटने पर मजबूर हो गया। मार्च-अप्रैल 2025 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस समय पहली खेप के 3 अपाचे बिल्कुल इसी रूट से अमेरिका से यूके, फिर तुर्की और मिडिल ईस्ट होते हुए इंडिया पहुंच गए थे। यही वजह है कि अचानक हुए इस फैसले ने भारत की खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया। साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के मुताबिक उड़ान का प्लान महीनों पहले क्लियर हो चुका था, लेकिन फाइनल चेक के दौरान तुर्की ने अंतिम क्षणों में मना कर दिया। खुफिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने चुपचाप तुर्की पर दबाव बनाया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पहले से ही कश्मीर पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करते हैं और हाल ही में उन्होंने भारत को कुछ रक्षा बाजारों में स्ट्रेटेजिक प्रतियोगी भी कहा। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर तुर्की का रुख बदलना कोई बड़ी बात नहीं लगती। अब बोइंग और एनाटोनोव एयरलाइंस नई रूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। 2 विकल्प सामने आए हैं। पहला है साउदर्न रूट, अमेरिका से निकलकर ओजोर्स, मिस्र, ओमान होते हुए भारत पहुंचना। इस रूट से उड़ान में लगभग 18 घंटे का अतिरिक्त समय जुड़ जाता है। दूसरा है ईस्टर्न रूट, अमेरिका से अलास्का, जापान और गुआन होकर भारत आना। ये रूट और भी लंबा है, लेकिन इसमें किसी संवेदनशील एयर स्पेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। दोनों रास्तों के लिए फिर से नए कूटनीतिक क्लियरेंस लेने होंगे और AN-124 की नई बुकिंग भी करनी होगी, जो खुद दुनिया में बहुत मांग में रहता है। इस वजह से अब तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर भारत दिसंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते तक ही पहुंच पाएंगे, यानी 3 से 4 हफ्ते की देरी तय है। ये हेलीकॉप्टर बेहद एडवांस AH-64E1 वर्जन के हैं, जिनमें लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार, हेलफायर मिसाइलें और स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइलें लगी होती है। इन 6 हेलीकॉप्टरों को पठानकोट स्थित 31 स्ट्राइक कॉर्प्स के तहत 2 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाना है। देरी से आने वाले 3 हेलीकॉप्टर के कारण भारत की पहली पूरी तरह ऑपरेशनल आर्मी अपाचे यूनिट अब 1 महीने देर से तैयार होगी। ये घटना साफ दिखाती है कि सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि उन्हें लाने की प्रक्रिया भी आज की दुनिया में एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन चुकी है। छोटे से छोटे फैसले भी बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा बन जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विवाद पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियोस जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।